नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, एंड दैट इज द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ जिसको नया घर मिल गया है, नया नंबर मिल गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और वो है अब आपका सेक्शन 6। एवरीथिंग इज सेम, इट वाज टॉट एज ए सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एवरीथिंग इज सेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एडवोकेट हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वालिटी लेवल को बहुत अच्छा बढ़ा देगी। आपको जरूर करना चाहिए आपको। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपको जज नहीं बना सकती जब तक कि आपका खुद का अंदर से मन से विश्वास ना हो कि हाँ आप जज बनना चाहते हैं। तो जितने भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव ख्याल कैसे आएंगे? कोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, कैसे होगा, मुझे तो कोर्ट जाना है, मुझे बच्चे संभालने हैं, ये भी है वो भी है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस होगा, अगली बार हो जाएगा, है ना। 10 हो गए, 10 कॉमन फ्रेजेस तो ये हो गए। और भी आप एड ऑन कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग any of these phrases or if you're thinking like that, तो प्लीज फॉर द गॉड सेक इसे रोक दीजिए। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि अगर आप लोग हरियाणा में जा रहे हो या आप किसी भी अदर एग्जाम में बैठने जा रहे हो, एमपी में जा रहे हो, या लगभग आते रहते हैं एग्जाम वहां पे ना, विद इन 2 मंथ्स कोई भी एग्जाम आपका पास आने वाला हो, तो आपके अंदर वो कैलिबर है किसी भी इंसान के अंदर आप में से, अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है। बस शर्त यह है कि आप आने वाले टाइम को अपना बेस्ट दें। बस अपना बेस्ट का मतलब है कि 12 से 14 घंटे अगर आप अपने पढ़ाई में लगा देंगे तो आपके ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। यकीन मानिए, लोग नहीं पढ़ते हैं इसीलिए उनका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। कोई कहता है रिश्वत की वजह से हम रह गए, गलत झूठ बोलता है वो। कोई कहता है एग्जाम बहुत टफ था इसलिए हम रह गए, वो भी झूठ बोलता है। कोई इंसान ये कहेगा कि यस मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई थी इसलिए मैं रह गया, वो इंसान सच बोल रहा है। आपको ये एग्जाम के जो एग्जाम आपको कॉम्पीट नहीं करता है, देता टफ कंपटीशन नहीं देता, सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे। ऐसे आपके जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिनसे आपका कंपटीशन है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वहां से आपको बहुत दिक्कत आए। दिक्कत यकीन मान के देखो, अपने खुद अंदर झांकिए आप लोग कि क्या आप खुद से कॉम्पीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अंतरात्मा की ये कह रही है कि यस यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग द बेस्ट। तो अगर वो अंतरात्मा से ही वो जवाब नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसके लिए एफर्ट्स कीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी आत्मा किस पॉइंट पे आ रहा है। आपसे कहती है कि हाँ आकाश तुमने अपना रोल प्ले कर दिया, हाँ वंदना आपने अपना रोल पूरा कर दिया, नाउ देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप लग गए, है ना, तो कोई कारण नहीं है कि नहीं हो। तो इसलिए नेगेटिविटी छोड़ करके केवल जी जान से लग जाइए बस। अब देखो, आप खुद सोचो, अभी आपके सामने किसान प्रोटेस्ट था, है ना, लोगों का कमिटमेंट है, लोगों ने अपने इस आंदोलन के लिए जान दे दी। एक टेररिस्ट को भी, जिसको हम लोग बहुत ऐसा मानते हैं कि बहुत गलत व्यक्ति है, लेकिन वो भी अपने कमिटमेंट के प्रति कितना सच्चा है। उसका कमिटमेंट सच्चा है, अच्छा है, गलत है, उसकी परिभाषा एकदम अलग है, क्योंकि वो उसका एक उद्देश्य कुछ अलग है। लेकिन यू सी द विल पावर कि ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। उसको पता है मैं मुझे मर जाना है, तब भी वो अपनी जी जान से उस काम को अंजाम देता है। वो गलत करता है, लोगों को जान लेना गलत है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूं, मैं सिर्फ भी कह रहा हूं कि कमिटमेंट कुछ भी करा देता है। तो आपका कमिटमेंट अगर ऐसा है तो ये एग्जाम चुटकी में निकलने वाले क्वेश्चन है। और खासकर प्रीलिम्स तो कुछ है ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, प्रीलिम्स का एग्जाम कुछ भी नहीं है। अगर क्वालिफाई कर ले तो कुछ लोग पहले से क्लासेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ट्रिक देता हूं आज। एक ट्रिक समझ लीजिए कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को डबल कर सकते हैं। डबल क्या, 4 टाइम्स कर सकते हैं आप। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोचिंग बिगिंस विद दैट ट्रिक जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाई थी या कुछ को समझाई होगी, आज को बहुत अच्छे से समझिए क्या है ट्रिक। प्लीज सी दिस स्लाइड को देखिए आप। इन द एविडेंस एक्ट there are total 160 sections। मैं इसी की बात करता हूं पहले आपसे। Now you are solving MCQ। Suppose you are solving MCQ, 167 sections हैं।
and your score is only 40 out of 80 questions. Your score is only 40 out of 80 questions, यानी कि you are scoring only 50%. It means you are either leaving 40 questions, या तो आप 40 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं या 40 क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं. अब हमें कैसे करना चाहिए? एक है विधि स्टूडेंट, उसको कैसे करना चाहिए. एक है ओएस, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, कैसे करना चाहिए. सपोज हम लोग अभी एविडेंस की बात कर रहे हैं. विधि स्टूडेंट कैसे करेगा उसको. विधि स्टूडेंट ने सपोज कीजिए ही इन्वेस्टेड 1 आवर इन सॉल्विंग दिस एमसीक्यूज. एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 60 मिनट या 70 मिनट उसने डिवोट किए. अब विधि स्टूडेंट इसमें 3 घंटे या 2 घंटे और लगाएगा वो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2 आवर्स. एंड नाउ ही विल नोट डाउन व्हाट दिस वीकर एरियाज. समझिए इस बात को. विधि स्टूडेंट विल नोट डाउन द वीकर एरियाज. इट मीन्स व्हाट, out of 167 sections there are only 40 questions which you could not solve. तो suppose 50% है, इसका मतलब he has some kind of problems on about 85 or I say 90. He feels that I am weak in 90 sections. I have some kind of weakness in understanding or in revision in 90 sections. It means what? He is now sure that I solve 77 questions. I have good understanding of 77 questions. Now अब यहां पर कंपटीशन शुरू होगा. विधि स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट. विधि स्टूडेंट विल फोकस ओनली ऑन दोज 90 sections. 90 sections में अब यहां से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. यहां से क्या होगा, यहां से नाउ यू हैव, इफ यू हैव द बोथ same, and now he will start revising again all the 167 sections. तो एक स्टूडेंट ऐसा है, he is given 2 hours for 90 sections. एक स्टूडेंट है कि he has 2 hours for revision but he is devoting in the 167 questions. Now what will happen? That next case में, next उसमें क्या होगा, in that case जो 90 था इनका, because he worked on this 90 focus तरीके से, then this weaker जब वो अगली बार इन पे काम करने के बाद, इनको अच्छा करने के बाद, then again he will solve in next question paper, previous year question paper, then his weaker areas will come down to 80. And you cannot be very sure because he is revising every time 160. He is revising every time on the, he is investing all the time, all energy over this. यहां इसको पता ही नहीं है कि कौन सी मसल वीक है. वो पूरे के पूरी बॉडी के पूरे शरीर पे मालिश करता है. पूरे जितना टाइम है उसको पूरे के पूरे उसी पुशअप पे लगाता रहता है. पूरी एक्सरसाइज पूरे शरीर की करेगा वो. यहाँ पे क्या है, इसको समझ में आ गया बात को कि मेरी ना हैंड्स की मसल्स वीक है, तो मुझे ना जितना टाइम है, एनर्जी है, प्रोटीन लेवल है मेरा, मुझे अभी हैंड्स को ही मजबूत करने में लगाना है. मेन क्रस क्या है कि एवरी टाइम, पहली बात, यू सॉल्व एमसीक्यू. एक बात, you note down, note right, wrong, doubtful, right questions, wrong questions, doubtful, and then wrong questions and doubtful के areas को नोट डाउन कीजिए. एंड यू ट्राई टू रिमूव जो राइट क्वेश्चंस हैं आपके, इन राइट क्वेश्चंस को, इन एरियाज को आपको बहुत ज्यादा बार बार शार्प करने की जरूरत नहीं है. ऐसे नहीं भूलना नहीं है, लेकिन रिलेटिवली आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए इन एरियाज का होना चाहिए. तो धीरे धीरे आप इस छलनी करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेगी. और ये जांची परखी प्रैक्टिकली अप्लाइड मैंने ट्रिक दी है आपको. इस तरीके से आप करेंगे तो जो आपका टाइम था वो कम टाइम में भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे. वरना आप उन क्वेश्चन पर ही फोकस करते रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे आते हैं. आप बार बार रिपीटेडली उनको और अच्छा करते जा रहे हैं जबकि उनका काम खत्म हो गया, आपको वो काम नहीं करना है, वो फिर भी आप उसी पे लगे हुए हैं. तो आपका टाइम किल होता है उससे बहुत ज्यादा. और अक्सर सभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अक्सर स्टूडेंट सब ऐसे ही करते हैं. तो आई बिलीव कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये मैंने उन लोगों के लिए बताया कि आज एक स्टूडेंट का फोन आया था कि टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में हम कैसे कर पाएंगे. तो इतने टाइम में भी ऐसा किया जा सकता है.
रही बात मेंस की, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज वट एवर इज रिटन हियर, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट, एंड स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो कीजिए बस। आंसर ओनली दिस, आंसर ओनली दिस, दे हैव नो दैट, उतना ज्यादा नहीं है। इसका आंसर कीजिए अलग अलग इस तरीके से। आपको जो पैटर्न है, हम होता क्या है कि क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर भी होता है हमारा, वहां पर गड़बड़ होती है। 2 ही बातें आनी चाहिए बस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नंबर 1, एंड सेकंड वर्ड दी आर्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, आर्ट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी आर्ट है, प्रश्न को पढ़ना और समझना, पढ़ने और समझने की कला, कि एग्जैक्टली उसने मुझसे क्या पूछा है और मुझे फिर कैसे करना है आंसर। अगर ये आ गया तो नेक्स्ट कदम ये है आपका कि आपको मेंस में हमेशा आपको पहले रफ नोट्स लाने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, जो जो आता है आपको, सेक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व होने यहाँ पर, केस लॉज टू बी यूज इन दिस केस, इतना बस, कौन कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन है, कौन कौन से केस लॉज हैं, और फिर उसको आप करते हैं अरेंज मतलब सीक्वेंस, अरेंज इन सीक्वेंस, कि इन व्हाट सीक्वेंस आई शुड राइट द क्वेश्चन, एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड के बाद में यू स्टार्ट राइटिंग। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप से मतलब नहीं है उनको, सेकंड स्टेप से मतलब नहीं है, वो सीधा थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं और उसीलिए बार बार वो मेन से बाहर आते हैं। इसलिए अगर आप मेन से क्वेश्चन आप देखना शुरू कर दिया आपने, तो वो आपको डराएंगे, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहीं ना कहीं कमी है। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, फिर आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए जो स्टेप्स मैंने बताए हैं। गारंटी से कह सकता हूं यू विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस इफ यू फॉलो दिस। ठीक है, तो मैंने आपको एक दो ट्रिक दी है आपकी, आई होप कि दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। So we have started the segment from section 5 to 55, 5 से लेकर 55 का सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। 6-7 हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज कल 8 भी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी 8 से ही स्टार्ट करते हैं। 8 में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पूरी इन सभी सेक्शन में व्हाट इज कॉमन, वी हैव टू सी व्हाट फैक्ट्स हैव बीन मेड रेलेवेंट अंडर व्हाट सेक्शन। वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनको इन सेक्शन, किस सेक्शन में किस तथ्य को सुसंगत माना गया है। क्या क्या पहले, Which fact have been made relevant under what section? किस तथ्य को किस धारा में सुसंगत माना गया है, बस इतना कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। जैसे सेक्शन 8 में देर आर 3 these facts. Number 1 motive, number 2 preparation, and number 3 is conduct. That may be the previous conduct, that may be what, previous conduct, that may be subsequent conduct. These have been made relevant. अब पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या आएगा आपका, लिख लीजिए क्वेश्चन एक बार को। जो सबसे पहले क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे एग्जाम से, जैसे एमपी का एग्जाम, वो क्या पूछेंगे, मोटिव इज रेलिवेंट, लिखिए मोटिव इज रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 में यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, सेक्शन 8। नो हरियाणा में अगर कैसे पूछ लेंगे क्या करेंगे, लिखना फटाफट करो। देखो इन्हीं बातों को लिख करके ये आप क्वेश्चन को समझ जाइए, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके। लिखिए क्वेश्चन जरा, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉर द, लिखिए जरा, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉर द रेलिवेंसी of facts. Number 1 A motive, resist, preparation. B motive, preparation, conduct. C preparation, conduct, cause, एंड डी भी कुछ इस तरीके बना देंगे। तो आंसर इज
बी। एक क्वेश्चन ये हुआ, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट केस? दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी ए लिटिल बिट डिफिकल्ट बट नॉट फॉर द विधि स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उस तरीके से पढ़ा है, आपको टिप्स से पता होना चाहिए कि आपको केवल फोकस इसी बात पे करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, यू शुड फोकस ओनली ऑन दिस हेडिंग पार्ट्स कि विच फैक्ट हैज बीन मेड रेलिवेंट अंडर व्हाट सेक्शन। इससे कर लीजिए, आपका कल्याण बहुत हद तक यहां से हो जाएगा। फिर बिटवीन द लाइन से की अंडरस्टैंडिंग से होगा। तो जहां पर मोटिव पे क्वेश्चन आए या पूरी सीक्वेंस पर आ जाए तो आप कर लेंगे इसको, क्या डीजेएस हो, हरियाणा हो, कोई से भी एग्जाम हो आपका। अब पढ़िए जरा लैंग्वेज सेक्शन 8 की। व्हाट इज सेक्शन 8? दिस इज a fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। ये आपकी बात आ गई। a fact is relevant, एक तथ्य सुसंगत होगा। कौन सा तथ्य सुसंगत होगा? which shows or constitutes, जो कि दर्शाता है या constitute करता है क्या? नंबर 1 motive or preparation for any fact in issue। motive का मतलब है the reason behind the crime। no crime is committed without any motive। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, मजे लेने में कोई करेगा नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये थ्योरी, ये प्रिजम्पशन है लोग की कि देयर शुड बी सम मोटिव बिहाइंड द क्राइम। सो तो इन व्हेन ए मर्डर इज कमिटेड, अगर कोई मर्डर होता है या कोई भी अपराध होगा, मर्डर हो, ऐसे ऑफेंसेस हो, तो इट इज सीइंग दैट वेदर देयर वाज एनी मोटिव बिहाइंड दैट और नॉट। क्या कोई मोटिव था या नहीं था? मोटिव क्या हो सकता है कि पैसे का लेन देन था। मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी का मर्डर कर दिया, ए किल्ड बी। नाउ इफ यू वांट टू गिव द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट बी हैज टेकन लोन फ्रॉम ए एंड ही वाज नॉट रीपेइंग इट। बी ने लोन लिया था लेकिन रिपेमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए ए की उससे दुश्मनी थी। तो दिस फैक्ट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एंड यू कैन गिव द एविडेंस ऑफ द मोटिव। दिस वाज सेकंड है प्रिपरेशन। फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्ट शोइंग प्रिपरेशन, कि कोई व्यक्ति उस किसी अपराध की तैयारी करते हुए दिखा, तो तैयारी करने का जो एविडेंस है preparation, evidence of preparation can be given। Why? Because the fact of preparation is what? Fact of preparation is relevant under section 8। ये बात समझ में नहीं बताई बस। थर्ड है कंडक्ट, यहां से बात शुरू करनी थी। कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट्स और प्रोसीडिंग्स in reference to fact and issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceedings is relevant। अब समझिए क्या है ये। the conduct of any party, agent, suit, इससे मतलब नहीं है, आपके कंडक्ट पर फोकस कर लीजिए बस। आगे if such conduct is influences or is influenced by any fact and issue or relevant fact whether previous or subsequent। अगर क्वेश्चन इतना सही करना है आप लोगों ने, बहुत कम मेहनत से करना है, तो सिर्फ एक बात याद रख लीजिए कि कंडक्ट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 नंबर 1। प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, बोथ कंडक्ट्स आर रेलिवेंट। एंड यहीं से क्वेश्चन आता है कि विच कंडक्ट इज रेलिवेंट। कंडक्ट को बोलते हैं आचरण। आचरण का मतलब किस खास तरीके से इस व्यक्ति ने व्यवहार किया। जैसे सपोज कीजिए, for example, the person came to the police station and he himself informed to the police that there is a dead body lying near the well, है ना, lying in the well। एक कुएं में एक लाश पड़ी हुई है, ये सूचना आकर किसी व्यक्ति ने दी। Later on it was revealed that he himself had killed him। So now the coming to the police station is a different kind of conduct। This conduct may be relevant and admission and evidence can be given of this conduct। आपको बात समझ आ रही है? सो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल इतना भी रट लेंगे आप, तो आपका कल्याण निश्चित है इसमें। क्या क्या? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कंडक्ट कैसी? कंडक्ट एक्यूज की भी हो सकती है, कंडक्ट प्लेंटिफ की हो सकती है, कंडक्ट डिफेंडेंट की भी हो सकती है, और कंडक्ट इंजर्ड की भी हो सकती है। व्हाट इंजर्ड? इसमें कैसे? सपोज कीजिए नाउ एक व्यक्ति है, द एलिगेशन इज ऑफ रेप, गर्ल फाइल्ड एन FIR दैट द accused raped me 6 months back, 6 महीने पहले। नाउ the questions can be raised in the cross examination, then after the rape what you did,
to whom you reported the matter, to whom you informed about this, why you did not inform. So everything is showing her conduct, and the accused may take the plea that see, she is making a false allegations upon me. Nothing as such had happened to her at all. Had it happened, she must have gone to the police station. तो ये अपने पे इंजर्ड का भी एक वो है. अदरवाइज इंजर्ड साइड इंजर्ड अगर ये कहता है कि आफ्टर द इंसिडेंट आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन बट दे डिडंट हियर मी, तो ये उसका एक्शन हो गया, कंडक्ट हो गया. तो एवरीथिंग व्हाट कम्स इनटू दिस सच काइंड ऑफ बिहेवियर इट इज कॉल्ड कंडक्ट. इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए. कंडक्ट इज रेलिवेंट. कंडक्ट इज रेलिवेंट. कंडक्ट कौन सी? इट में बी प्रीवियस, इट में बी सब्सिक्वेंट कंडक्ट. कंडक्ट ऑफ किसकी कंडक्ट? किस पार्टी की, एजेंट की, इंजर्ड की, एक्यूज की, प्लेंटिफ की. बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपसे. जैसे ये रहा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश, द कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इज मस्ट बी प्रीवियस, मस्ट बी सब्सिक्वेंट और मे बी इधर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट. एक्सप्लेनेशन 1 में नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर. The word conduct in this section does not include statements. समझे? Does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements. ये क्या हो गया भाई? क्वेश्चन प्रिलिम्स में ये आता है, एक शब्द है कंडक्ट, इसको हिंदी बोलते आचरण. तो कंडक्ट इज रेलिवेंट, बात साफ हो चुकी. whether statements can be considered to be the conduct. जो वो वाक्य बोल रहा है, जो वो कोई कथन है किसी व्यक्ति का, क्या वो भी कंडक्ट के कैटेगरी में आएगा? आंसर इज नो. कंडक्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी दी, स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंडक्ट. द कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स. यानी कि अगर मैंने कहा कि तेरी जान ले लूंगा मैं, what I'm saying, this is my statement, I will kill you. So if someone wants to prove this statement only, I will kill you, see, I will kill you. This is the statement. This is what statement. So can it be considered as conduct under section 8? Answer is no. ये बात कहां लिखी है? एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी है. यहीं से प्रिलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको. सही. Unless those statements accompany and explain acts. इसको समझ लीजिए, यहां से ही प्रिलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस लाइन से भी. इसको समझाया तो मैं क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है एविडेंस, इसको समझाना भी आसान नहीं है. क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको. फर्स्ट रूल इज व्हाट? स्टेटमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंडक्ट. ये पहला क्वेश्चन प्रिलिम्स का हो गया. सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, बट स्टेटमेंट्स मे बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट एज कंडक्ट. कौन से? इफ द स्टेटमेंट अकंपनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स. दो शब्द हैं, इसको फोकस कीजिए, देखिए इनको हाईलाइट कर लीजिएगा डायरेक्ट में अपने. अकंपनी and explain acts other than the statements. अगर now if I say this statement, I will kill you, मैं ये कहते हुए और मैं गोली चलाते हुए ऐसा बोलूं, मैं पिस्टल फायर करते हुए ऐसा बोलता हूं अगर, तो in that case I will kill you. So in this case this statement I will kill you is accompanied with what? My conduct. ये साथ साथ हो रहा है. Accompany, मेरे उस एक्शन को के साथ में ये वाक्य बोला जा रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं. समझ रहे आप? तो अगर ये स्टेटमेंट हो, then such statement can be considered to be the part of the conduct and the fact and the evidence of this statement can be given and it may be relevant as part of the conduct. प्लीज लेट मी नो, बात समझ में आया नहीं? दो क्वेश्चन प्रिलिम्स के मैंने स्लाइड से बताए हैं आपको, यहां से बनते हैं, जल्दी बताइए मुझे. बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट. अंडर एनी अदर यानी कि अदर देन
8, सेक्शन 8, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स नंबर 1, बट इफ द स्टेटमेंट्स accompany and explain acts, then this may amount to conduct and it may be relevant. लेकिन स्टेटमेंट्स अदर सेक्शंस में, अन्य धाराओं में रेलिवेंट हो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि सेक्शन 8 का क्रक्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स क्या है? मोटिव इज रेलिवेंट, प्रिपरेशन इज रेलिवेंट, कंडक्ट, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट and relevant. Statements are not included in the conduct, but when the statement accompany and explain the acts, then they are treated as conduct, they are relevant. But इतनी सी बात है। Next question, when the conduct of any person is relevant, then any statement made to him or in his presence and hearing which affect such conduct is relevant. अगेन यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको इसमें। जैसे ये देखिए, आप ये इलस्ट्रेशन पढ़िए आप। द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी। प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को रॉब किया, क्या ए ने बी को लूटा। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रोब्ड, जब बी लूट चुका था, सी सेड, सी ने क्या कहा, इन एज प्रेजेंस, ए की प्रेजेंस में ये कहा कि कौन है, ए है लुटेरा। द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रोब्ड बी, जिसने बी को लूटा है उसको सर्च करने के लिए आ रहे हैं। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे। नाउ इसमें आप ये देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रोब्ड बी, पुलिस आ रही है, यानी कि ऐसे मान लीजिए मैंने तुम्हें लूटा, ठीक है, और लूट करके कहीं खड़ा हूं, और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब मैं वहां पर हूं तो मैं प्रेजेंट हूं वहां पर, वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, सी बोल रहा है कि भाई जिसने लूटा, उस व्यक्ति को पुलिस ढूंढती हुई आ रही है, और मैं यही सुनते ही भाग लेता हूं। समझ रहे? तो मेरे जो ये जो स्टेटमेंट है, मैं क्यों भागा? क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट सुना। क्यों भागा मैं? क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट सुना। भागना क्या हुआ? कंडक्ट हुई, मेरा आचरण हुआ। किसने प्रभावित किया? ना मैं वो वाक्य सुनता, ना मैं भागता। तो उस वाक्य को सुनने में और मेरे भागने में एक कनेक्शन हो गया। मेरा भागना प्रभावित हुआ उस स्टेटमेंट से। तो द स्टेटमेंट इज अफेक्टिंग माई कंडक्ट। तो स्टेटमेंट अफेक्टिंग कंडक्ट का मतलब समझ आया आपको? आप पढ़िए दोबारा लाइन को। When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence is also relevant which affects such conduct. देखिए, इसी स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि उसने, हिंदी में बताता हूं, प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा। ऐसे मान लीजिए आकाश झा साहब ने अभी चौधरी को लूट लिया। आकाश झा ने अभी चौधरी को लूट लिया। हु इज द अक्यूज हियर? आकाश। हु इज द विक्टिम हियर? अभी चौधरी। एक अक्यूज हुआ, एक विक्टिम हो गया। अब जो आकाश चौधरी है वो किसी नुक्कड़ पे खड़े हुए हैं, सही है। और उस समय जो सी है, आकांक्षा तिवारी है मैडम, इन्होंने एक बात कही कि भैया पुलिस आ रही है ढूंढने के लिए उस आदमी को जिसने लूटा था। आकाश के जैसे ही कान में बात पड़ी वो भाग गया। अब सी को विटनेस के रूप में बुलाया गया है। सी ये बात कहना चाहती है, आकांक्षा तिवारी ये बात सुनना चाहती है कि जैसे ही मैंने ये बात कही आकाश तुरंत भाग गया। भागना कैसे रेलिवेंट हुआ? कंडक्ट के रूप में, सेक्शन 8। वो क्या सुन के भागा था, वो जो स्टेटमेंट है वो भी रेलिवेंट होगा क्योंकि उसने ही उसको भगाया था। तो वो जो स्टेटमेंट है दैट इज अफेक्टिंग व्हाट? दैट इज अफेक्टिंग सच कंडक्ट। वो स्टेटमेंट उसके आचरण को प्रभावित कर रहा है, यानी कि उसने सुना और भागा। तो ये स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होगा और कंडक्ट तो है ये रेलिवेंट है, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8। इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो कर लिया आपने पूरी क्लास।
अब आप मुझे जवाब दो कि हम आ गए सेक्शन 6 PSA पर। सेक्शन 1 2 3 4 5 आप लोगों ने याद करे या नहीं करे, और अगर अभी भी इतना कहने पे भी नहीं करें तो मुझे वो डेट बता दो आप कब करोगे। खुद से सोचो, अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए आपके, मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, जिंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे, आपका, आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhiJudicial.com वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप, इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको। उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।